सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था। सो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लाया गया 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके अंदर ये था कि क्या करना होगा, जमींदार है उसको क्या करना होगा, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करना होगा और किसको देना होगा, ब्रिटिशर्स को देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो जो ज़मींदार की लैंड है उसको ऑक्शन कर लिया जाएगा, उसकी बोली लगा दी जाएगी। ठीक है, ये था इस सिस्टम के अंदर। सो दिस वॉज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर एक तरीके से कि जो ज़मींदार हैं वो पेमेंट नहीं दे पाते थे। और यहाँ पर एक और चीज़ जान लो, 95% जो भी यहाँ पर ये ऑक्शन होते थे ना वो फिटिशियस होते थे, मतलब यहाँ पर फेक होते थे। देखो, अगर यहाँ पर पीजेंट एक तरीके से पीजेंट ज़मींदार को टैक्स नहीं दे रहे तो ज़मींदार ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाएगा, है ना। उसके बदले क्या होगा, इनकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कराया जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर ऑक्शन जो थी वो फेक होती थी। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए टॉपिक ये है कि ये जो जमींदार से वो पेमेंट क्यों नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि अगर पीजेंट ही जमींदार को नहीं दे रहे तो जमींदार कहाँ से ब्रिटिशर्स को देंगे। तो आप इसको ये मान के चलना कि पीजेंट्स क्यों नहीं टैक्स दे पा रहे थे, क्योंकि देखो जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। और एग्रीकल्चर का जो प्राइस था वो पहले से ही कम था। एग्रीकल्चर का प्राइस वहाँ पर मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम है, मार्केट में कम मिल रहा है पीजेंट को, तो वो कहाँ से देंगे टैक्स, है ना। उसके बाद जो रेवेन्यू था ना वो इनवेरिएबल था, जो रेवेन्यू था दैट वाज फिक्स। तो अगर यहाँ पर ये रेवेन्यू फिक्स है, ठीक है, तो कल को प्रोडक्शन भी कम हो रही है तब भी इन्हें देना पड़ता था और यहाँ पर पंचुअली देना पड़ता था इनको। उसके बाद यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इससे क्या हुआ, ठीक है, जमींदार की जो पावर है वो कम हो गई। पहले वो कंट्रोल करते थे पीजेंट्स के ऊपर, है ना, लेकिन अब इनकी जो पावर है वो पहले से कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो जोटेदार से वो भी पावरफुल होते जा रहे थे। तो इनकी पावर पावर कम हो गई थी। और क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी था कि जो लैंड है इनकी इसका ऑक्शन हो रहा था, तो इसकी वजह से इनकी जो पावर है वो कम होती गई। तो ये सभी कारण थे कि डिमांड ज़्यादा थी, टैक्स ज़्यादा था, जो कि टैक्स फिक्स भी था, चेंज भी नहीं होता था यहाँ पर ये, ठीक है, कम भी नहीं करते थे वो, हर टाइम पे रेगुलरली उनको देना पड़ता था। ठीक है, सनसेट लॉ था उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो भी उस समय कम चल रहे थे। ठीक है, तब भी उन्हें देना पड़ता था। और यहाँ पर एक तरीके से जो ज़मींदार की पावर थी वो कम हो गई थी। तो इनकी पावर कम है तो वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करते थे और डोमिनेंस नहीं करते थे, डोमिनेट नहीं करते थे पीजेंट के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से पीजेंट इनको टैक्स नहीं देते थे और फर्दर ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाते थे, किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल व्हाई द जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द लैंड रिवेन्यू डिमांड। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी। ठीक है, प्राइसेस उन्हें कम मिलते थे, है ना। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उन्हें प्राइसेस कम मिलते थे और उसके साथ साथ ये फिक्स था, है ना। और इनकी जो पावर थी वो भी बहुत कम होती जा रही थी, इसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे पीजेंट्स को। ठीक है, पहले वो डरा धमका कर उनसे लोन ले लिया करते थे, मतलब लोन मतलब टैक्स का पैसा ले लिया करते थे। अब वो नहीं ऐसा कर पा रहे थे। ठीक है, पावर ही नहीं है उनके पास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइस ऑफ जोटेदार्स। तो देखो, जोटेदार्स एक हम कह सकते हैं कि ये क्या वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिच पीजेंट्स होते हैं। ये वास्ट एरिया जो है लैंड का उसको एक्वायर करके रखते थे, है ना। लोकल ट्रेड करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, मतलब लोन दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही क्या करते थे, पावर एक तरीके से करते थे, पावर बना के रखते थे, इमेंस पावर ओवर दी पुअर, मतलब पुअर के ऊपर डोमिनेट करते थे, है ना, उनको उनको लोन वगैरह देकर, है ना, ट्रेड वगैरह कंट्रोल करके। तो एक तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये इफेक्टिव बनते जा रहे थे ज़मींदार से भी ज़्यादा, है ना। और उसके साथ साथ ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि पीजेंट्स को कि आप टैक्स मत देना, जिससे ज़मींदार की लैंड ऑक्शन होगी और उसको हम खरीद लेंगे। उसके बाद जो जोटेदार थे वो बहुत पावरफुल बनते जा रहे थे नॉर्थ बंगाल में। इनको हौलादार्स, है ना, और घंटीदार्स या मंडल्स भी कहा जाता था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जोटेदार थे वो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे उस समय, और ये सभी कारण थे उनके पावर की उनका जो पावर है उसके बढ़ने के पीछे। ठीक है, कि टैक्स को कलेक्ट करना वहाँ पर, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकल ट्रेड है, मतलब टैक्स को कलेक्ट करते थे जमींदार, बट जमींदार पे ये कंट्रोल करते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ उनसे भी इफेक्टिव थे, ट्रेड को कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये आएगा, जोटेदार्स इनएविटेबली वीकेंड जमींदार्स इन बंगाल बाय द 18th सेंचुरी, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो जोटेदार्स ने वीक कर दिया था जमींदार्स को, इट मीन जोटेदार्स की जो पावर थी वो कैसे बढ़ती जा रही थी, ये आपको इसमें बताना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी वो करप्शन कर रही थी, है ना। वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पैसा लेकर अपने इंग्लैंड में जाते थे। तो हुआ क्या, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारी कमिटीज़ को सेटअप किया, ठीक है। उनमें से एक कमेटी थी सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी ने क्या किया, अपनी अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उनमें से 5वीं रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपकी बुक में मेंशन है। तो ये 5वीं रिपोर्ट को 1813 में क्या किया गया, सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसमें 102 पेज थे, जिनमें से 800 पेज में क्या क्या बता रखा था कि जो जमींदार्स हैं, रियॉर्ड्स हैं, उनकी पिटीशंस, उनकी दलीलें, है ना। और एक तरीके से रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, यानी कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है ना। और उसके साथ साथ बंगाल और मद्रास का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल, मतलब जुडिशल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से करप्शन हो रहा था ताकि कंट्रोल किया जा सके कंपनी के ऊपर, है ना। इसलिए यहाँ पर ये कमेटी बिठाई गई और इसने रिपोर्ट दी। तो एक तरीके से यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बुराइयाँ करी कंपनी की, कि कंपनी क्या करे, करप्शन कर रही है, वहाँ के लोगों को सताया जाता है, ठीक है, और टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी अपना ही फ़ायदा देख रही है। इसके बाद कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे यहाँ पर लॉज वगैरह और पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, पास किए गए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फिफ्थ रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड। सो ये था फर्स्ट पेज फिफ्थ रिपोर्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम दी सिलेक्ट कमेटी ऑन फाइनेंस। सो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनेंगे, तीनों को आप रीड कर लो। देखो, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। उसके बाद आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं या फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हो एंड दी प्लो वाला, यानी पहाड़ीज एंड संथल। तो देखो, फ्रैंकिस बुकानन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, चाहती थी पूरे जो भी एरिया है बंगाल के उन पे उनका कंट्रोल हो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रैंकिस बुकानन जो कि फिजिशियन थे, उनको भेजा गया राजमहल हिल्स में, ठीक है। तो हिली एरिया राजमहल हिल्स जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में लोकेटेड है। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर जाके ये देखते हैं कि कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी एक नाम की एक ट्राइब वहाँ पर रहती थी जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करती थी, ठीक है। इनके लाइफस्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनका काम था फॉरेस्ट के जो भी हैं उनको फॉरेस्ट को जलाना, उस पर एग्रीकल्चर करना, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये क्या करते थे, जहाँ पर ये क्या करते हैं, एक पार्ट में एग्रीकल्चर करके फिर शिफ्ट करके दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, फिक्स नहीं करते ये, ठीक है, सैटल्ड कल्टीवेशन नहीं करते। तो यहाँ पर ही क्या करते थे, पल्सिस मिलेट्स एक तरीके से ग्रोथ करते थे, उनको उगाते थे, है ना। और वो हो का यूज़ करते थे। हो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ हो, इसका वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, है ना। उसके बाद ये महुआ एक टाइप का फ्लावर, इसको कलेक्ट करते थे, ठीक है, फूड के लिए, सिल्क कुकून्स, रेसिन को सेल के लिए, और वुड को चारकोल प्रोडक्शन के लिए। इनके चीफ क्या करते थे, यूनिटी मेंटेन करते थे आर्मी की, है ना, डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे, और अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो एक तरीके से ट्राइब को उतारते थे बैटल में, ठीक है, दूसरे ट्राइब के अगेंस्ट में। उसके बाद होता क्या था, कभी कभी ये जमींदार जो थे ना, मतलब ये जमींदार वगैरह अपना काम कर रहे हैं तो ये पहाड़ीज अटैक कर दिया करते थे जमींदार के ऊपर। तो वो क्या करते थे, पैसे दिया करते थे इनको पहाड़ीज को कि आप मेरे पे अटैक मत करना, उसके बदले पैसे ले लो। तो इसको परचेज पीस कहते हैं, कि पीस को परचेस करते थे रेगुलर ट्रिब्यूट देकर। उसके साथ साथ ट्रेडर्स वगैरह बोलते थे कि आप हमें अपना जो रास्ता है वो यूज़ करने दो ट्रेडिंग के लिए, और उसके बदले पैसे ले लो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या 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 कहा, गवर्नमेंट चाहती थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ये एग्रीकल्चर करें, और एग्रीकल्चर करें और अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्हें टैक्स मिले, ठीक है। लेकिन ये तैयार नहीं थे। तो उस समय होता क्या, अगस्तस क्लीवलैंड 1780s के अंदर वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी लेकर आते हैं पैसिफिकेशन की, जिसमें उनके जो चीफ होते हैं उनसे एक अग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आपको हम क्या करेंगे, एनुअल अलाउंसेस दे देंगे, उसके बदले आपको क्या करना होगा, अपना लैंड हमें देना होगा, ठीक है। तो ये था किसके अंदर, एक तरीके से पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अग्रीमेंट के अंदर। तो इसको साइन कर लिया गया। अब होगा क्या यहाँ पर जो भी एक तरीके से ये लोग थे, ठीक है, इनको बोला जा रहा था कि अब आप आगे मूव करो अपनी हिल्स के टूवर्ड्स, है ना। मतलब इनका जो लैंड था उसको छीना जाने लगा, ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर, ठीक है। और वो क्या करते थे, ये जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इस लैंड को हम किसी एक ऐसी ट्राइब को दें जो कि एग्रीकल्चर करे, और उन्हें होपफुली वो ट्राइब मिल भी जाती है। एंड दैट ट्राइब वॉज वॉट, दैट ट्राइब वॉज संथल। तो संथल एक ट्राइब होती है जो कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहाड़ी का जो लैंड था उसको वो डिमार्केट करके
वो किसको देते हैं, संथल को देते हैं, जिसको हम दमीनी को कहते हैं। सो व्हाट वाज दमीनी को, दमीनी को वाज द पार्ट ऑफ लैंड जो कि पहाड़ी से लेकर संथल को दिया जाता है ताकि वो उस पर एग्रीकल्चर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, अब देखो यहाँ पर लैंड दे दिया गया, अब इन्हें टैक्स देना है। अब ये टैक्स नहीं दे पाते थे, टैक्स को पे करने के लिए जाते थे मनी लेंडर्स के पास, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इनसे, है ना। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसको पे करने के लिए इन्हें कहीं और से मनी लेनी पड़ेगी। मतलब ये डैप ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा, कर्जे की साइकिल में फंस गए थे, ठीक है। और इनकी जो लैंड थी वो इनके हाथ से छीनती जा रही थी, क्योंकि अगर ये टैक्स का जो मतलब ये जो लोन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा और लोन का पैसा नहीं दे पा रहे मनी लेंडर को, तो उसके बदले अपनी लैंड को देना पड़ता था इन्हें, है ना। तो इनकी जो लैंड थी वो स्लिप कर रही थी इनके हाथ से। तो यहाँ पर क्या था, तो इन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया है, हमें रेबल करना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, ठीक है। जमींदार क्योंकि फोर्स करते थे टैक्स देने के लिए, और जमींदार मनी लैंडर क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनसे चार्ज करते थे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलता है इसका, संथल रिवोल्ट होता है 1855-56 के अंदर, है ना। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, संथल रिबेलियन बाय ह्यूमैनिटीज लवर, आपको वीडियो मिल जाएगी, 4 मिनट की वीडियो, बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। सो पहाड़ी वाला आपका जो टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है आपको हाउ द पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स यूज टू अर्न देयर लिवलीहुड ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो वो कैसे अपने लिवलीहुड को अर्न करते थे, यानी आपको वो क्या क्या करते थे वो आपको बताना है, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका संथल के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, वट वाज दमीनिको, व्हाई डिड संथल्स रेसिस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, रीजन आपको देने हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपना, आगे हमारा जो है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, जो कि रेबल्स एंड राज। ये इसमें हमें 1857 के रेवोल्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। सो 1857 का रेवोल्ट क्या था, सो देखो यहाँ पर म्यूटिनी जो थी 1857 के रेवोल्ट की वो कैसे स्टार्ट होती है। तो 10th में 1857 में जो भी सीपॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, बैल ऑफ आर्म को वो सीज कर देते हैं, है ना। और वो जो ट्रेजरी है, खजाना है, उसको प्लंडर कर लेते हैं। बैल ऑफ आर्म वो प्लेस होती है जहाँ पर आर्म्स को, वेपन्स को रखा जाता है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग को अटैक कर दिया जाता है, उसके ऊपर जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ, पुलिस, ठीक है, इन सबको आग लगा दी जाती है। जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको आग लगा दी जाती है ना। और ये बोलते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं, जो भी वाइट लोग हैं, हमारे ये टारगेट हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसी जगह में जाकर वो मनी लैंडर्स, रिच जैसे जो लोग होते हैं, उनके हाउसेस को जला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो उनके हाउस को लूट किया जाता है, लूटपाट मचाई जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो ये ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, अपनी और अपनी जो फैमिली की लाइफ है उसको सेव करके वो भाग रहे थे। और एक ब्रिटिश ऑफिसर ये भी बोलते हैं कि इस तरीके से इनके हाउस को जलाया जा रहा था, अंग्रेजों के हाउसेस को, मनी लेंडर के हाउसेस को, कि जिस तरह से ये जो हाउसेस हैं ये काट के बने हों। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक तरीके से जल्दी, ठीक है। और क्या किया जा रहा था वहाँ पर, जो भी हाउसेस थे इनके, उनको कोलैप्स करा जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस समय तक यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उनसे लोग तंग आ गए थे और इन्होंने रेवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसको हम 1857 का रेवोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो म्यूटिनी है वो कैसे स्टार्ट होती है, तो किस तरीके से वो क्या करते हैं, हर चीज़ को आग लगा देते हैं, प्लंडर करते हैं, सीज कर लेते हैं बैल ऑफ आर्म्स को, ठीक है। वाइट जो भी होते हैं ब्रिटिशर्स, ये उनके टारगेट बन जाते हैं और वो उनके हाउस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है कि किस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर उनके हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है कि जैसे वो एक तरीके से कार्ड से बने हों, ठीक है। मतलब बहुत ईजिली तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन से फॉलोवर्स थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बहादुर शाह, ठीक है, जो कि इनके लीडर बने, है ना। इनसे ये बोलते हैं जो भी सीपॉयज थे कि आप हमारे लीडर बन जाओ, बिना लीडर के हम यहाँ पर रेवोल्ट नहीं कर सकते अच्छे से। जो यहाँ पर नाना साहिब है, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, ये भी रेवोल्ट में उतरते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उतरती हैं, ठीक है, जो इनके पीछे रानी लक्ष्मीबाई जो इन्वॉल्व होती हैं इस रेवोल्ट में, इसके पीछे का रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी, ठीक है, तो इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रेवोल्ट में उतरती हैं, क्योंकि इनका जो झांसी का किंगडम था वो खतरे में था। कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जो कि लोकल जमींदार थे अरहा इन बिहार, ये भी रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। वाजिद अली शाह के बारे में अभी हम देखेंगे, अवध की स्टोरी, है ना। और उसके बाद लोकल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो अर्ज करते हैं पीजेंट्स को, जमींदार्स को, ट्राइबल्स को कि वो क्या करें, एक तरीके से रेवोल्ट करें,
जो लोकल लीडर्स होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर शाह आलम जो थे, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो शाह आलम वाला टॉपिक है और मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये आपकी बुक में बॉक्स की फॉर्म में गिवन है, जो कि जब मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगा। सो ये सभी लीडर्स थे, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, और यहाँ पर नाना साहिब, तांत्या टोपे, है ना, कुंवर सिंह, शामल, पीजेंट्स, है ना, और एक तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर पीजेंट, जमींदार, ट्राइबल्स, तो ये सारे लोग भी इन्वॉल्व थे किसमें, 1857 के रेवोल्ट में। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। तो रूमर्स और प्रोफेसीज, ठीक है, प्रोफेसीज मतलब रूमर तो आपको पता होगा, अफवाह वगैरह जो होती हैं, प्रोफेसीज मतलब भविष्यवाणी, है ना। तो कुछ ऐसे रूमर्स वगैरह भी फैले थे जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रेवोल्ट में। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, काव और जो पिग का फैट है उसको, ठीक है, उसको यूज़ कर रही है बुलेट्स बनाने में, है ना। तो जो कार्ट्रिजेस बनाए जा रहे हैं, कारतूस बनाया जा रहा है, उसमें काव और पिग के फैट को यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारा रिलीजन और कास्ट करप्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जाता है, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर एक लो कास्ट का मेंबर आकर, ठीक है, एक ब्राह्मण सिपॉय से बोलता है, ठीक है, कि आप हम मुझे थोड़ा पानी दे दो अपने लोटा में से। लेकिन वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो। तो वो बोलता है लो कास्ट का पीपल कि आपको अपनी कास्ट कितनी परवाह है ना, अभी देखना ब्रिटिशर्स क्या कर रही है, कई सारे ऐसे काम कर रही है जिनसे आपका जो रिलीजन है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो रिलीजन है वो करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं रूमर्स वगैरह फैले हुए थे वहाँ पर, है ना। तो देयर वॉज यहाँ पर ही रूमर भी था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उस समय, डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे कास्ट को, रिलीजन को, हिंदू एंड मुस्लिम के रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है और कन्वर्ट करा रही है इंडियंस को क्रिश्चियनिटी की तरफ, है ना। और ये रूमर भी फैला था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फ्लोर है आटा है उसमें क्या कर रही है, काव और पिग का जो एक तरीके से बोन का डस्ट है, हड्डी का चूरमा है, उसको मिला रही है उसमें, ठीक है। तो ये कुछ रूमर्स और प्रोफेसीज फैले थे 1857 के रेवोल्ट में, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूमर एंड प्रोफेसीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में, आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू दी रेवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कैसे यहाँ पर काउ एंड पिग के फैक्ट को यहाँ पर बुलेट में मिलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोटा वाला आप लिख सकते हो, हिंदू एंड मुस्लिम को कन्वर्ट कराया जा रहा है, उनके कास्ट और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा था, है ना, बॉन डस्ट को मिलाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें, बॉन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग फैट फ्लोर में। उसके बाद अवध की स्टोरी के ऊपर 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले से अपलोड कर रखी है मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को देख लेना, इससे एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी यहाँ पर है आप यहाँ पर पढ़ लो, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। पहले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ द तालुकदार्स ऑफ अवध इन द रेवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो 1851 में होता क्या है, लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल, वो अवध को एक चैरी बोलते हैं कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में गिरेगी, यानी वो एक टाइम पे क्या करेंगे, अवध को एनेक्स कर लेंगे। 1856 में होता यही है कि अवध को एनेक्स कर लिया जाता है ना। और 1801 में सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है अवध के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या रीज़न था, अंग्रेज पीछे पड़े थे अवध के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉइल थी वो अच्छी थी ताकि वो इंडिगो और कॉटन की खेती करवा सकें और मार्केट बना सकें अवध को, जहाँ पर अपने सामान को बेच सकें अवध में, है ना। उसके बाद यहाँ पर इनके जाने से अब यहाँ पर होता क्या है, वाजिद अली शाह जो कि उस समय के नवाब थे अवध के, उनको बोला जाता है कि आप कलकत्ता निकलो, आप ढंग से शासन नहीं कर रहे हो, मिस गवर्नेंस का आरोप देकर उन्हें कलकत्ता भगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जाने के बाद लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लेमेंट यानी कि दुख भरे सॉन्ग आते हैं, है ना। और वो ये बोलता है कि जो लाइफ हमारी बॉडी से चली गई, ठीक है, और हमारी जो लाइफ है वो लाइफलेस हो गई। और इनके जाने के देखो इनके मतलब जब ये रूलर थे तो वो कई सारे जो यहाँ पर म्यूजिशियन, डांसर, पोएट, आर्टिशन, कोर्ट, ठीक है, कुक्स मतलब रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इनको वो अपने कोर्ट में रखा करते थे ताकि अपना काम वो अच्छे से करवा सकें, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के, डांस के, म्यूज़िक के, पेंटिंग के वो शौकीन थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वाजिद अली शाह को भेजा गया, ठीक है, वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया, तो यहाँ पर होता क्या है, इन सभी को बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि तुम भी यहाँ से निकलो, अब हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं और ये रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तालुकदार थे जो कि एक तरीके से बड़े लैंड को होल्ड करते हैं, ठीक है, लैंड होल्डर आप यहाँ पर बोल सकते हो,
तो इनको भी एक तरीके से प्रॉब्लम फेस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इनको डिसआर्म कर दिया गया, इनकी आर्मी छीन ली गई। इनके आने से पहले ये बहुत पावरफुल थे और इनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाली पॉलिसी यहाँ पर एक तरीके से लाई गई, जिनसे क्या था, इन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ये कई सारे परसेंट लैंड पहले मतलब विलेजेस को कंट्रोल करते थे पहले 67%, जो कि घटकर 38% हो जाते हैं। इट मीन्स ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। और जो सदर्न अवध के जो तालुकदार थे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान हो जाते हैं इस पॉलिसी से, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, इनकी जो वाइफ थी वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, ये भी अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की लड़ाई करती हैं लखनऊ से, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो अवध था ना, उसको नर्सरी कहा जाता था बंगाल आर्मी की। यानी बंगाल के अंदर जो भी आर्मी है उसमें क्या कर रहे थे, अवध के सीपॉय सर्व कर रहे थे। तो जब अवध की यहाँ पर अवध में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अवध में प्रॉब्लम हो रही है, अवध के पीजेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो अवध के सीपॉय बंगाल आर्मी में सर्व कर रहे थे वो भी इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, और हमारे पीपल, हमारी जगह के पीपल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये पूरी अवध की स्टोरी थी। उस वीडियो को भी आप देख लेना, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पर मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है इमेजेस ऑफ द रेवोल्ट। तो 1857 का जो रेवोल्ट होता है उसमें क्या होता है, बाद में कुछ इमेजेस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो इमेजेस इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। सो हियर यू कैन सी द एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेवोल्ट ऑफ 1857 दैट प्रोवोक्ड ए रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शन। तो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, ठीक है। सो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो, एक हमें पेंटिंग मिलती है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसको पेंट किया है थॉमस जॉन बार्कर ने 1859 में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया रेबेलियन को और लखनऊ को कनकोर किया। एक बात याद रखना, ब्रिटिशर्स ये दिखाएंगे ना कि हम कितने पावरफुल हैं, है ना, मतलब अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे, इंडियंस को तो नहीं दिखाएंगे ना। बस यहाँ पर यही दिखाया हुआ है, इंडियंस की यहाँ पर एक तरीके से इंसल्ट की हुई है और अपने आप को सुपीरियर दिखाया हुआ है हर पेंटिंग में, है ना। दूसरी पेंटिंग मिलती है इन मेमोरियम, इसको पेंट किया जोसेफ नियोल, ये जोसेफ है, जोसेफ नियोल पैटोन ने 1859 में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर कि जो इंडियन रेबल्स यहाँ पर पीछे इंडियन रेबल्स हैं, इनकी वजह से कितनी डरी हुई हैं ब्रिटिश वीमेन, है ना। तो एक तरीके से इनको ये मार देंगे, तो यहाँ पर भी इंडियन के पीपल को बेकार तरीके से दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और पेंटिंग है मिस व्हीलर, यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसमें क्या यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कितने ब्रेवरी के साथ यहाँ पर ये ब्रिटिश वीमेन ने इंडियन सोल्जर्स को शूट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और ये फोर्स कर रहे थे इस वीमेन को कि आप क्रिश्चियनिटी से हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। और ये जो बुक है ना, ये बाइबल की है नीचे। उसके बाद यहाँ पर एक और हमें इमेज देखने को मिलती है, इसमें भी देखो कितना ब्रेवरी के साथ दिखाया हुआ है वीमेन को कि किस तरीके से ये वीमेन क्या कर रही है, इन्होंने इंडियन सीपॉयज को यहाँ पर मारा, ठीक है। तो हम और देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये दो इमेजेस में दिखाया हुआ है किस तरीके से जो भी अगेंस्ट में जा रहा है ब्रिटिशर्स के, कैसे ब्रिटिशर्स उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। डेथ की पनिशमेंट दी जा रही है रेबल्स को, यहाँ पर फांसी की सजा दी जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से पनिशमेंट दी उनको। और उसके बाद इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर देखो किस तरीके से इंडियन सीपॉय को दिखाया गया है, ये छोटी हाइट में, ठीक है। और ये जो स्वॉर्ड है इसमें कवर भी नहीं है ना, अनशीटेड ये स्वॉर्ड है। और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, यानी पावरफुल है अंग्रेज और इंडिया के पीपल कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ये था 1857 का रेवोल्ट। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर 3 अपने चैप्टर्स को कवर किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया है। एक यहाँ पर अभी आपका टॉपिक रहता है, इसको भी कर लेते हैं अभी, ठीक है। सो ये नेशनलिस्ट इमेजरीज वाला। यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन सी इमेजरीज दिखाई जाती हैं, तो इसको इंडिया में बोला जाता है कि ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का, इसमें कई सारे लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, हीरोइक फिगर्स दिखाए जाते हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, ठीक है। जिनमें से एक फेमस पोएम है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से मैस्कुलाइन फिगर इन्हें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने बेबी को पीछे बांध के और बहुत ही ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ाई करी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया के अंदर दिखाया जाता है जो भी इमेजेस हैं उनको, राइट। बुक नंबर 3 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के बारे में, उनकी मूवमेंट्स के बारे में और कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो जो महात्मा गांधी थे एक तरीके से वो इंडिया में आते हैं, पहले वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, इंग्लैंड में स्टडी करने जाते हैं और साउथ अफ्रीका में केस लड़ने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इंडिया में आते हैं
और इंडिया में वो देखते हैं कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और वो कई सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण एक प्लेस है बिहार के अंदर, वहाँ पर अंग्रेज टैक्स को बढ़ा देते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर जो महात्मा गांधी है वो हेल्प करते हैं पीजेंट्स की इस मूवमेंट में। उसके बाद 1918 के अंदर यहाँ पर दो इवेंट्स होते हैं। एक यहाँ पर होता क्या है, अहमदाबाद के अंदर एक मिल होती है, टेक्सटाइल मिल, जहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्हें एक तरीके से वहाँ पर उनको वर्किंग कंडीशन बेकार थी उनकी, और उनके जो पैसे ना, वेजेस, सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही थी। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद उसी साल में 1980 में खेड़ा के अंदर, जो कि एक प्लेस है गुजरात में, ये जो प्लेसेस है ना, खेड़ा, गुजरात, चंपारण, ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैप की वीडियो में मैं आपको लोकेट करके बता दूंगा। सो खेड़ा के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, खेड़ा में यहाँ पर क्या होता है, टैक्स को अगेन बढ़ा दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो उनकी क्रॉप है वो फेल हो जाती है, और तब भी ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें टैक्स दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर फेल हो रही है, ठीक है, हमें बस अपना टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं पीजेंट्स, और महात्मा गांधी इनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे सर सिडनी रॉलेट। वो क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट पास करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स की एक कमेटी होती है, जिसको चेयर कौन कर रहे थे, इसके हेड कौन थे, सर सिडनी रॉलेट। तो ये रॉलेट एक्ट पास करते हैं, जिसके अंदर ये था कि अगर अंग्रेजों को लगता है कोई भी पर्सन यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है या फिर हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, तो उसे क्राइम करने से पहले ही एक तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी वहाँ पर ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल का मतलब यहाँ पर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते अपना आपको बेगुनाह साबित करवाने के लिए, है ना, उस आपको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने आई होप पढ़ा होगा, तो वही था इसके अंदर, रॉलेट एक्ट के अंदर, है ना। बताया नहीं जा रहा था कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत बेकार एक्ट था। इसके थ्रू कई सारे हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया बिना बात के। सो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, इसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के स्कूल है उनको बंद कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब में जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत हाई लेवल पे थे। तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इसके रिटेलिएशन में अपने एक आर्मी ब्रिगेडियर को, ब्रिगेडियर मिलिट्री ऑफिसर होता है, तो उसको वो ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर एंट्रेंस को ब्लॉक करके गोली चला दो। तो कई सारे लोग वहाँ पर बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने या फिर डिस्कशन करने आए होते हैं। तो वहाँ पर जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और जो ये जनरल डायर हैं वो अपने सैनिक को, सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं बंदूक चलाने के लिए, और कई सारे मोर देन 400 पीपल यहाँ पर मारे जाते हैं। इसको हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके प्रोटेस्ट में, इसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरीके से प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट किया हमने, क्योंकि यहाँ पर रॉलेट एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट कराया जाता है। तो जिस उसी को ही हम रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद हमने रॉलेट सत्याग्रह हम लेकर आए, और उसके बाद यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। अब इसके रिटेलिएशन में आप सीरीज को समझते जाओ पूरा। तो पहले यहाँ पर एक एक्ट आ रहा है, रॉलेट एक्ट यहाँ पर आया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, ठीक है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट करवा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिक में कि अंग्रेजों के जो भी लॉज हैं उनको फॉलो मत करो, उनको तोड़ दो, अब हम उनके साथ मिलके नहीं चलेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंडियंस क्या करते हैं, जो भी ब्रिटिश गुड्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोर्ट होते हैं, हर किसी को बॉयकॉट कर देते हैं कि अब हमें इसका बहिष्कार करना है, हमें इनको फॉलो नहीं करना। सो इंडियंस वर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, टैक्स भी पे नहीं करने, नॉन कॉपरेट मतलब कि हमें उनके साथ मिलके नहीं चलना, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक और मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट की स्टोरी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। यहाँ पर होता क्या है, ओटोमन एम्पायर यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसमें हार जाता है, और यहाँ पर ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसकी जो पावर है ओटोमन एम्पायर की वो छीन लेते हैं, और ओटोमन एम्पायर में जो हेड थे वो थे खलीफा। और खलीफा क्या थे, ये रिलीजियस गुरु थे जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स है पूरे वर्ल्ड में। अब होता क्या है, इनकी पावर ले ली जाती है, और जो खलीफा है उसकी कुर्सी को ले लेते हैं ये अंग्रेज, ठीक है। और ये खलीफा क्या थे, रिलीजियस गुरु थे, यानी इनको बहुत मानते थे सारे मुस्लिम। इनकी पावर ले ली जाती है, इसलिए यहाँ पर जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर नाराज़ हो गए और वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है, सही मौका है ये, हमें क्या करना चाहिए अब, हमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट करके और जो कॉमन दुश्मन हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ उन पे हमला बोलना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, कूपल कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ। कूपल का मतलब जोड़ देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद द खिलाफत मूवमेंट, ताकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं और हमें एक तरीके से यहाँ पर आज़ादी मिल सके कॉलोनियल रूल से। तो यहाँ पर होता क्या, गवर्नमेंट यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, लॉयर्स यहाँ पर कोर्ट नहीं जाते, फार्मर्स यहाँ पर टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। 396 टोटल स्ट्राइक्स होती है 1921 में और 6 लाख जो वर्कर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्ट्राइक में। और यहाँ पर लोग काम पे भी नहीं जा रहे थे, तो 7 मिलियन जो वर्क डेज हैं उनका लॉस होता है, यानी लोगों ने काम पे जाना यहाँ पर बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर नॉन कॉपरेट बोला जाता है कि अब हमें कॉपरेट नहीं करना है ना। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में एक अमेरिकन बायोग्राफर लिखते हैं जिनका नाम है लुइस फिस्टर। तो ये लिखते हैं ये नॉन कॉपरेशन को क्या बोलते हैं, सो ये बोलते हैं नॉन कॉपरेशन, ये वाला जो वर्ड है इसको यहाँ से आप जोड़ के देख सकते हो। सो नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन इपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इपॉक मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है इंडिया की लाइफ में और गांधी जी की लाइफ में। और वो ये बोलते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना वो इंपॉर्टेंट तो है, बट एक तरीके से ना ये एक तरीके से ये क्या था, इफेक्टिव तो था बट थोड़ा बहुत ये नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल, यानी थोड़ा सा ये पीसफुल नहीं रहा। देखो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा कैसे एक तरीके से यहाँ पर चोरी चोरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, है ना। तो चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिस्टर क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये इफेक्टिव भी था, बट थोड़ा सा ये हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट इसका कि थोड़ा सा ये पीसफुल कम था। महात्मा गांधी जी का मानना था हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, बट ये मूवमेंट की वजह से वायलेंस फैल जाती है। होता क्या है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी डिमांड रख रहे थे। कोई भी पुलिस ऑफिसर उनकी डिमांड को नहीं मान रहा था, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इंडियंस अटैक कर देते हैं और पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं, जिनसे ब्रिटिश के 22 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। महात्मा गांधी देखते हैं कि ये जो मेरा मूवमेंट है ये वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है और वो इस मूवमेंट को विड्रू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, कई सारे जो इंडियंस थे उनको जेल में भेजा जाता है, इसमें से महात्मा गांधी जी खुद भी होते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी बुक में मेंशन है कि जो जज सजा सुना रहे थे CN ब्रूमफील्ड महात्मा गांधी जी को, वो ये बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप जो हो वो आप ग्रेट आइडियल्स हैं आपके, मतलब आपको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, आप ग्रेट पैट्रियोट हो, ये बोला जाता है उनके द्वारा, ये जो जज हैं, ठीक है। और वो ये भी बात बोल देते हैं कि आप ग्रेट पैट्रियोट हो, आपका बहुत नाम है, आप एक तरीके से अपने इंडियन के जो पीपल है उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आपको कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपसे आपके जो व्यूज़ हैं जिन पर्सन से नहीं मिलते तभी वो आपको सपोर्ट करते हैं। और वो ये बात तक बोल देते हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी सज़ा कम करवा दे तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। इट मीन्स आप देख सकते हो कि वहाँ के जो जज हैं, ब्रिटिश जज, वो खुद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है वो कितने पॉपुलर हैं, कितने ग्रेट पैट्रियट हैं, और उनकी अगर सज़ा गवर्नमेंट कम करवा दे तो उनसे कोई खुश नहीं होगा उनसे ज़्यादा, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब करना है आपको गांधी जी ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नीटेड किया, स्टार्ट किया एज अ पॉपुलर मूवमेंट, या फिर इसका सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर महात्मा गांधी जी ने क्यों कूपल कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद द खिलाफत मूवमेंट ताकि यूनिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने डाल दिए ताकि आप देख सको। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि गांधी जी वहाँ पर उस समय लीडर बनते जा रहे थे लोगों के, तो क्या है इसके पीछे के रीज़न है और किस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सो महात्मा गांधी जी के ऐसे कौन से वर्क हैं जिनके थ्रू यहाँ पर लोग उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो 1922 में गांधी जी एक तरीके से क्या करते हैं, हमारे इंडियन नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। खादी कुर्ता, वो एक तरीके से खादी को वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे। और उसके साथ साथ उनका मानना ये था कि हमें क्या करना है, डिग्निटी ऑफ लेबर करनी है, मतलब कि जो लेबर है उसकी खुद की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमें एक तरीके से देखो वो क्या करते थे, चरखा पे, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, चरखा पे वो काम करते थे। इनका मानना ये था कि जो हमें मशीन वगैरह आ रही है ना, उनके ये अगेंस्ट में थे मशीन वगैरह के, और इनका मानना था हमें लेबर से ही काम करवाना चाहिए ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और हम सेल्फ रिलायंस हो सकें, यानी आत्मनिर्भर, किसी पे हमें डिपेंड नहीं होना है ना। और वो क्या करते थे, एक तरीके से यहाँ पर अपना
दिन का कई सारा जो घंटा है, कई सारे जो यहाँ पार्ट है दिन का, उसको वो चरखा पे स्पेंड भी करते थे, स्पिनिंग व्हील, और एनकरेज करते थे और भी लोगों को कि आप भी ऐसा ही करो। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी सिंपल लाइफस्टाइल थी। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल थी और वो पुअर पीपल की हेल्प किया करते थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे लोग उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जैसे कि जीडी बिरला उनको सपोर्ट करते हैं। और कई सारे हाईली टैलेंटेड इंडियंस उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि महादेव देसाई। कोई भी 3-4 नाम याद रख लेना, मोर देन इनफ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रहेगा, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजा गोपालाचारी। तो यहाँ पर आप जवाहरलाल नेहरू याद कर सकते हो, JL नेहरू। उसके बाद सरोजनी नायडू आपको याद रहेगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रहेंगे। 3-4 आप नाम याद रख सकते हो। और गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। उसके बाद इनका फोकस था कि हमें क्या करना है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है और चाइल्ड मैरिज पे फोकस नहीं करना, और हिंदू मुस्लिम की हारमनी करनी है, मतलब उनको मिला के चलना है। अगर हम उन दोनों के साथ मिलके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम मिलके चलेंगे, तो अंग्रेजों को हम बहुत जल्दी इंडिया से निकाल के फेंक सकते हैं बाहर, और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ये सभी रीजंस थे जिनकी वजह से यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत पॉपुलर बनते जा रहे थे और पीपल के लीडर बनते जा रहे थे। उसके साथ साथ उनके बारे में कुछ रूमर्स भी फैलते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि वेयर एवर गांधी जी वेंट रूमर्स ऑफ इस मिराकुलस पावर स्प्रेड। एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। कौन कौन से रूमर फैलते हैं? देखो, रूमर ये फैलते हैं कि यहाँ पर इनको एक तरीके से किंग ने भेजा है, किसी किंग ने भेजा है, और ताकि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा बोला जाता है महात्मा गांधी जी के बारे में। उसके साथ साथ ये बोला जाता है कि जो गांधी जी की पावर है वो ब्रिटिश के जो मोनार्क है, यानी ब्रिटिश की जो उस समय की क्वीन है, उनसे भी ज़्यादा है, और ये हमें हेल्प करेंगे और हमें आज़ादी दिलवाएंगे एक ना एक दिन। ये भी बोला जाता है कि जो क्रिटिसाइज़ करता है महात्मा गांधी को, या तो उनके जो घर है वो गिर जाते हैं, या उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये रूमर्स उस समय फैल रहे थे महात्मा गांधी जी के बारे में, और उनको कई सारे नामों से जाने जाना लगा। ठीक है, तो वहाँ पर उनको एक तरीके से देवर नॉन बाय वेरियसली नेम्स एट दैट टाइम। गांधी बाबा, गांधी महाराज, और सिंपली एज महात्मा गांधी, सिंपली महात्मा गांधी, गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज। वेरियस पीपल अपने अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से उनको जानते थे। राइट, ये थे कुछ रूमर्स जो कि फैलते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये 3-4 पॉइंट मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर हमारा टॉपिक है एक सॉल्ट सत्याग्रह, एक केस स्टडी। सॉल्ट सत्याग्रह, एक केस स्टडी, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सर्च कर लेना, सॉल्ट सत्याग्रह बाय ह्यूमैनिटीज लवर, आपको वीडियो मिल जाएगी। एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लोगे, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ पर 6 मार्क का बनेगा, जैसे कि द सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 वॉज द फर्स्ट इवेंट दैट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। एक्सप्लेन करना है आपको इसका सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का स्वराज के लिए। तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देखो होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स है वो बढ़ा देती है सॉल्ट पे। महात्मा गांधी जी यहाँ पर ये सोचते हैं कि एक ऐसी कॉमोडिटी पे आपने टैक्स को बढ़ा दिया जिसको हर कोई कंज्यूम करता है, रिच से लेकर पुअर तक जो है हर कोई इसको कंज्यूम करता है। ये बहुत बेकार एक्ट है, इसको हमें तोड़ना होगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 में अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ वो साबरमती आश्रम से जाते हैं दांडी के पास। ये कोस्टल एरिया है गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर वो जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया हुआ है आपको पूरे मैप के साथ, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। वो क्या करते हैं, जो हमारा गुजरात वाला पार्ट है उसमें वो जाते हैं कोस्टल वाले एरिया में, और वहाँ पर वो दांडी की तरफ जाकर इस लो को तोड़ देते हैं। फिस्टफुल अपनी मुट्ठी में सॉल्ट को उठाते हैं, क्योंकि इसमें यह भी था कि सॉल्ट को कोई मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता। तो वो हाथ में उठाकर बोलते हैं कि देखो अंग्रेज, मैंने आपका जो लो है उसको तोड़ दिया। अब उन्होंने लो को तोड़ दिया, इसलिए 60,000 इंडियंस को, उसके साथ साथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो सॉल्ट मार्च है एक तरीके से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3 रीज़न की वजह से। पहला, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इससे जो महात्मा गांधी थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे, वर्ल्ड वाइड अटेंशन उनको मिली थी। दूसरा, यहाँ पर वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। और थर्ड, यहाँ पर इस मूवमेंट ने रियलाइज़ करा दिया महात्मा गांधी को कि, मतलब ब्रिटिशर्स को, महात्मा गांधी को नहीं, उन्होंने तो स्टार्ट किया था मूवमेंट। ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ करा दिया कि अब उनका जो रूल है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला, अब उन्हें कुछ पावर तो इंडियंस को देनी ही होगी। राइट, ये क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का। आपको ये सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है कि सॉल्ट को बढ़ा दिया, कैसे ये 78 वॉलंटियर्स के साथ जाते हैं, 3 वीक इनको लगते हैं साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में, और वो क्या करते हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है ना, कि हमारे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, नोटेबल क्यों है सॉल्ट मार्च, ये 3 मार्क में अलग से बन सकता है। तो
एक टॉपिक से आपका 6 मार्क का एज वेल एज 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में स्टार्ट किया जाता है। अगेन इसके पीछे का रीज़न यही था कि हमें आज़ादी चाहिए थी उस समय। सो क्विट इंडिया मूवमेंट एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था जिसने जो भी पीपल थे हर उस समय के सबको इकट्ठा ला दिया कि बस बहुत हुआ, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। नाउ वी वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर जो यंग पीपल थे उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, वीमेन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, कॉलेजेस को छोड़ दिया और यहाँ पर हर चीज़ को जो भी ब्रिटिशर्स के गुड है उनको बॉयकॉट किया और जेल में जाने को हर कोई तैयार हो गया। महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा, सॉरी यहाँ पर DIE होगा ये, ठीक है, DIE, डू एंड डाई का यहाँ पर नारा दिया कि करो या मरो। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसके अंडर ये होता है कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए किसी भी हाल में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रियॉट्स करेंगे, दंगे फसाद करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमें कांग्रेस हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर ले और हमें पाकिस्तान मिले। सो ब्लडी रियॉट्स होते हैं, दंगे फसाद कोलकाता में होते हैं और रूलर जो बंगाल है वहाँ पर भी होते हैं, पूरे कंट्री में फैल जाते हैं, पंजाब में, उस समय की यूपी में। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, उनके बीच में लड़ाई बढ़ जाती हैं, राइट। तो एक तरीके से आप उस समय का सिनेरियो देख सकते हो। यहाँ पर हमें एक जगह पे हमें इंडिपेंडेंस भी चाहिए, दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड उठ रही है, थर्ड हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। उसके बाद अंग्रेज ये बोलते हैं कि ठीक है, हम 15 अगस्त 1947 में आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे और यहाँ से हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेंगे। तो हमें 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है और पार्टीशन के साथ, तो पार्टीशन यहाँ पर होता है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बन सकता है कि इन व्हाट वेज डिड गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन आपको करना है, राइट। और यहाँ पर देखो अभी हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा ना, उनके मूवमेंट के बारे में, तो उनसे अलग से एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि उनका रोल पूछ लिया जाएगा किसी भी टाइम पीरियड का, या तो वो 1930 से 1942 वाला पूछ लेंगे। इसमें आप क्या लिखोगे, सॉल्ट मार्च के बारे में, उनका क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ये दो आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 1917 से 1922 पूछेंगे तो इनका रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इनका खेड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनका क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, यहाँ पर आप बोलोगे किसके बारे में, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया तो यहाँ पर अभी नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। तो इनके बारे में आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इनके बारे में आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो एक तरीके से अब कंप्लीट होता है, बट यहाँ पर एक अभी टॉपिक रहता है जो कि है नोइंग गांधी जी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू गांधी जी के बारे में पता लगता है, 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्राइब करना है आपको डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो देखो हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पता लगता है पब्लिक वॉइसेस और प्राइवेट स्क्रिप्ट से, मतलब उस समय के जो लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी जी के मूवमेंट देखे थे, उनकी एक तरीके से उन्हें स्पीच याद थी तो उनकी मेमोरी थी, तो वहाँ पर हिस्टोरियंस ने जाके, ठीक है, वहाँ पर उनसे पूछा ओरली, हाँ, उनसे वहाँ पर पूछा कि आपको क्या क्या याद है, तो हमें एक तरीके से महात्मा गांधी के बारे में वहाँ से पता लगा। यहाँ के जो भी लोग थे उस समय के वहाँ पर उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखी हैं, और गांधी जी खुद से क्या करते थे, कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह लिखा करते थे, हरिजन वगैरह, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यानी उस समय के जो भी लोग थे उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, रिपोर्ट्स लिखी हैं और एक तरीके से कई सारी चीज़ों को लिखा है, या उनके माइंड में कुछ मेमोरीज हैं, उनके थ्रू हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पता लगता है। दूसरा इनकी ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी, जैसे कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो कि इन्होंने खुद ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी यही होती है जो कि खुद लिखते हैं, जो भी अपने बारे में लिख रहा है। सो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये लिखा है महात्मा गांधी जी ने। ऑटोबायोग्राफी में होता क्या है, वो अपनी खुद की पिक्चर एक तरीके से फ्रेम करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, है ना। ये हो सकता है कि अपने बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स को वो ना बताएं जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिनको वो छिपाना चाहते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया होगा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑटोबायोग्राफी अपना लिख रहा है तो वहाँ पर उन चीज़ों को छुपाया जा सकता है जो कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं दूसरे इंडिविजुअल को। और वैसे भी ये जो बुक है महात्मा गांधी जी की, जो कि इन्होंने खुद ने लिखी है, इसमें पूरी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पूरी इनकी लाइफ के बारे में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेमिंग पिक्चर ऑफ योर सेल्फ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत रिलायबल सोर्स हमारे लिए कम है।
और उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं पुलिसाइज। देखो उस समय के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिशर्स वगैरह, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखा है, रिपोर्ट वगैरह लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या वो, देखो वहाँ पर अंग्रेज एक तरीके से लेटर वगैरह लिखेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह लिखेंगे, जो भी महात्मा गांधी जी के मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे, है ना, लेकिन क्या वो ऐसा दिखाएंगे कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है पीपल के द्वारा और हमें हमारे रूल से लोग खुश नहीं हैं? ऐसा वहाँ पर नहीं दिखाया गया। बल्कि यहाँ पर आपकी बुक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब सॉल्ट मार्च यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर मार्च आएगा MARCH, तो सॉल्ट मार्च यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर बोला गया कि जब यहाँ पर ब्रिटिश, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने लोगों से हेल्प मांगी कि हम सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, तो लोगों ने वहाँ पर मना कर दिया ज्वाइन होने से, क्योंकि वो उनके राज से, ब्रिटिश राज से खुश थे और वो अपने डेली काम में, डेली शेड्यूल में बिजी थे, ठीक है, और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, एक तरीके से ड्रामा था सॉल्ट मार्च, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो आप खुद ही सोचो अंग्रेज वहाँ पर किस तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1857 में जो भी वहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन रही थी, पिक्चर वगैरह, वहाँ पर किस तरीके से ब्रिटिशर्स को पावरफुल दिखाया गया था और इंडियंस को इन्फीरियर, वैसा यहाँ पर होता है। तो ये भी हमारे लिए इतना रिलायबल सोर्स नहीं है महात्मा गांधी जी के बारे में, ऐसा आप मेंशन भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर हैं, देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर छप रहे थे, यहाँ पर इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी खुद से दो तीन न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन ओपिनियन या फिर हरिजन, इनको वो पब्लिश किया करते थे। उसके साथ साथ यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर ने इनके मूवमेंट्स को कवर किया, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन कई सारे सोर्सेज के थ्रू महात्मा गांधी जी के बारे में पता लगता है, ये आप मेंशन कर सकते हो। भले वो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो, न्यूज़पेपर्स हो, या फिर गवर्नमेंट की यहाँ पर एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट के यहाँ पर डेटा हो, या फिर प्राइवेट जो लोग हैं उनकी एक तरीके से वॉइस हो, या फिर उनकी कोई लेटर्स वगैरह हो, राइट। चलिए फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि होता क्या है। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। एक तरीके से वो स्पीच देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जवाहरलाल नेहरू हैं और वो किस तरीके से स्पीच दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वो वहाँ पर वो ये बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो इस स्पीच के थ्रू बताना चाहते थे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका आइडियल क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों हम बनाएंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो वहाँ पर बताया जाता है इनके द्वारा, जो कि बाद में इंडिया का प्रीएम्बल भी बन जाता है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यहाँ पर बोला जाता है कि जो इंडिया है उसको हम अब ये इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, रिपब्लिक है। सॉवरन का मतलब फ्री, फ्री, कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं है, कोई हमको कल को ये नहीं बोल सकता इस चीज़ को फॉलो करो। अब हम फ्री हैं, अपने डिसीजन खुद लेंगे। हम रिपब्लिक हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन पे फोकस किया जाता है ना, हम करेंगे इन पे। और हम हर किसी को राइट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, भले वो माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड क्लास का पीपल हो, ट्राइबल एरिया का पीपल हो, उसके साथ साथ ओबीसी हो, डिप्रेस क्लास हो, माइनॉरिटीज़ हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कैसे भी यहाँ पर टाइप के लोग हों, हर किसी को यहाँ पर राइट्स वगैरह दिए जाएंगे, ये यहाँ पर बोला जाता है। उसके साथ साथ हम डेमोक्रेसी पे वर्क करेंगे और विद द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था एक काइंड ऑफ स्पीच होती है जो कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। और ये मोमेंटस रिजोल्यूशन था जिसमें बताया गया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने जा रहे हैं, और इंडिया को बताया कि वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, रिपब्लिक है, हर हर टाइप का राइट दिया जाएगा, हर किसी की यहाँ पर रिस्पेक्ट होगी, भले वो माइनॉरिटी हो, लोअर कास्ट का पीपल हो, और हम डेमोक्रेसी को सेटअप करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि वाई इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसीडर्ड ए मोमेंटस रिजोल्यूशन। 3 रीजन बताने हैं, तो ये आप कोई भी 3 पॉइंट्स को, इसमें से 2-3 पॉइंट निकाल लो और इसको आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर हमारा उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 3 टॉपिक्स को लेके डिबेट होती है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला टॉपिक उठता है वो था राइट्स के बारे में, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें हम किस तरह के राइट दें। पास्ट में माइनॉरिटीज़ ने बहुत कुछ सहा है और हमें उन्हें कुछ ना कुछ राइट्स वगैरह देने होंगे। तो यहाँ पर 27 अगस्त 1947 में बी पोकर बहादुर बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने चाहिए। देखो पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है। देखो रिजर्वेशन में क्या होगा, एक तरीके से इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर सपोज 50 सीट है, उनमें से 5 जो सीट है वो उन 5 सीट के अंदर जिस जिस पर्सन के लिए, जिस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है वही वहाँ पर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वोटिंग जो होगी वो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा वोटिंग में, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी हर कम्युनिटी से खड़ा हो सकता है।
ऑन द अदर हैंड सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर यहाँ पर हर किसी के अपने अलग अलग इलेक्शन होंगे। जैसे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं तो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसी कम्युनिटी के लोग ही एक तरीके से इलेक्शन में खड़े होंगे। तो देखो यहाँ पर एक तरीके से बहुत लोग यहाँ पर बोलते हैं उस समय कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए, जिनमें से बी पोकर बहादुर एक थे। वो ये बोलते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें जो माइनॉरिटीज़ है वो हैं तो हमें क्या करना होगा, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देने होंगे। और वो ये बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही इनके एक तरीके से वॉइस आ पाएगी गवर्नेंस में, यानी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक तरीके से जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बहुत लोग अपने अपने व्यूज़ को देंगे और उन्हीं व्यूज़ को आपको याद रखना है उनके नाम के साथ। देखो यहाँ पर बोला जाता है सरदार पटेल के द्वारा कि ये आप क्या बात कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये एक पॉइजन है जो कि हमारी हमारी जो कंट्री की पॉलिटी है, हमारी जो कंट्री की बॉडी है उसमें एंटर कर कर चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत बेकार होगा, हमारे नेशन को डिवाइड कर देगा, खून खराब यहाँ पर होगा। देखो इनका मानना भी ठीक था। हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारी कंडीशन बहुत बेकार थी। अगर हम हर किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे कि इस कम्युनिटी के अलग इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अलग हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिफरेंस एक तरीके से सेपरेटिज्म की भावना आ जाएगी और हमारे लिए हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कॉमननेस है, यूनिकनेस है, मतलब एक तरीके से हमारी वननेस है, कंट्री की यूनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और ये भी हो सकता है कल को इंडिया के कई सारे टुकड़े भी हो जाएं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हो सकता था। ये सभी ये फियर था जो कि उस समय के जो मेंबर थे उनको आ रहा था। तो जो भी अगेंस्ट में होगा ना सेपरेट इलेक्टोरेट के, वो यही बोलेंगे कि यूनिटी हमारी ब्रेक होगी। और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत वो ये बोलते हैं कि एक तरीके से ये सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे नेशन के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़, खुद माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल होगा। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जाता है कि आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू दी माइनॉरिटीज़, गोविंद बल्लभ पंत ने बोला। उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे जो मुस्लिम्स थे वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। बेगम एजस रसूल ये चाहती थी कि एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिए जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, माइनॉरिटीज़ ना मेजॉरिटी से आइसोलेट हो जाएंगी, क्योंकि इनके अपने इलेक्शन हो रहे हैं, मेजॉरिटी के अपने इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी कंट्री के अंदर। सो यहाँ पर भी पोकर बहादुर फेवर में थे। बाकी यहाँ पर सरदार पटेल, यहाँ फिर यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत और यहाँ पर बेगम एजस रसूल, ये क्या थी, इसके सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थी। उसके बाद यहाँ पर एक और मेंबर थे एनजी रंगा, वो ये बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको कुछ रिजर्वेशन वगैरह या फिर कुछ एक तरीके से राइट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो इकोनॉमिक टर्म्स में दो। मेरे जो पीपल हैं वो एक तरीके से मेरी कम्युनिटी के, ठीक है, वो बहुत पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं। मतलब एक तरीके से वो ये बोलते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो आप चिल्ला रहे हो ना, उसको आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे ना देखते हुए इकोनॉमिक टर्म्स में देखो, यानी कि पुअर्स को आपको हेल्प देनी चाहिए। पुअर्स को एक तरीके से क्या है, उन्हें राइट्स देने चाहिए। आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डालोगे बट पुअर को नहीं पता क्या राइट्स हैं उनके, तो उन्हें कुछ ऐसी हेल्प प्रोवाइड करो ताकि वो अपने राइट्स को समझ पाएँ। उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें सीडी चाहिए। तो ये एनजी रंगा यहाँ पर बोलते हैं कि जो रियल माइनॉरिटीज़ है ना, वो मासेस है कंट्री की। एनजी रंगा ये बोलते हैं। सो जो यहाँ पर पुअर पीपल हैं उनके ये सपोर्टर थे, वो चाहते थे इनके लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए। सो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर एक मेंबर का व्यू, जैसे कि वाई डिड एनजी रंगा फेल्ट दैट माइनॉरिटीज़ शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, रीज़न आपको बताने हैं, क्योंकि उन्हें लगता था ये बहुत पुअर हैं और ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर बोला जाता है के जे कंधरकर के द्वारा, जो कि सपोर्ट करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को। वो ये बोलते हैं कि हमें बहुत सप्रेस किया गया, 1000 ईयर से हमें दबाया गया, हमें एक तरीके से इतना दबाया गया कि हमारी अभी जो माइंड है, बॉडी है, वो काम नहीं कर रही, हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा और आगे हम बढ़ भी नहीं सकते। अब ये हमारी पोजीशन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी पोजीशन है, ये किसके सामने बोला जा रहा है, उस समय के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे उनके सामने, राजेंद्र प्रसाद के सामने यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी बेकार कंडीशन है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करो, उसी से ही हम एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जयपाल सिंह एक और मेंबर थे, ये बोलते हैं कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड मत करो, बल्कि जो मेरे ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने इस पास्ट में बहुत कुछ सहा है, उन्हें आपको रिजर्वेशन देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हंसा मेहता की बात करें बॉम्बे से, तो ये बोलते हैं कि इन्हें जो वीमेन है उनको जस्टिस दो। आप एक तरीके से यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट भी मत दो या फिर आप सेपरेट सीट भी मत दो, बट वीमेन को आपको जस्टिस प्रोवाइड करना होगा। तो आप खुद ही देखो, हर कोई अपने अपने व्यू को दे रहा है। कोई यहाँ पर फेवर में है,
तो यहाँ पर कोई आपको अगेंस्ट में देखने को मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट के। कोई बोलेगा यहाँ पर पुअर को हेल्प दो, कोई बोलेगा यहाँ पर ट्राइबल पीपल को हेल्प दो, या वीमेन को आपको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, वो माइनॉरिटीज़ है हमारे लिए। ठीक है, सभी के पॉइंट्स मेंशन कर देना। क्वेश्चन में आपको चेक करना है किसी पर्टिकुलर मेंबर का व्यू पूछा है तो आपको वही लिखना है, या फिर ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर आएगा इस टाइप का तो आपको ओवरऑल मेंशन करना है 6 मार्क में सभी मेंबर के व्यूज़ को। सो पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड मेड नेशनलिस्ट फर्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आपको एग्जामिन करनी है स्टेटमेंट कि जो पार्टीशन था उसकी वजह से लोग एक तरीके से अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को, क्योंकि देखो पार्टीशन ने हमें बता दिया कि हमारी कंट्री का डिवीजन हो गया, तो यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में भी चांसेस है अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दें तो हमारी कंट्री एक तरीके से और पार्टिसिपेट उसका एक तरीके से पार्टीशन हो सकता है और हमारी यूनिटी ब्रेक हो सकती है। इसको एक तरीके से सपोर्ट के कई सारे मेंबर्स ने उनके व्यूज़ को बता देना, इसलिए यहाँ पर हमने एक तरीके से इसके अपोज में थे कई सारे मेंबर्स, राइट। यहाँ पर हमारा उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किससे रिलेटेड। यहाँ पर एक और डिबेट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें पावर किसको देनी चाहिए, मतलब क्या हमें स्टेट को पावर देनी चाहिए या फिर सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसए के अंदर स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है, उनकी खुद की सिटीजनशिप होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर जो ये स्टेट है उनको कितनी पावर दी जाए इसको लेकर भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती है। तो क्या हमें फेडरलिज्म लाना चाहिए, फेडरलिज्म का मतलब इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट। तो यहाँ पर देखो के संथानम बोलते हैं कि जो राइट है स्टेट का वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो डिफेंड करते हैं और वो चाहते थे कि जो स्टेट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बने जिनमें कोई भी एक तरीके से स्टेट के पास पावर ना हो और स्टेट सेंटर के पास आके बोले कि सेंटर आपको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने लोगों को सैनिटेशन नहीं दे पा रहे, हम रोड नहीं बनवा पा रहे, इंडस्ट्री नहीं बनवा पा रहे, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आप हमें पैसे दे दो। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बने जिनमें यहाँ पर स्टेट सेंटर के पास जाके पैसे मांगे, ठीक है। तो आप सेंटर को ही ना पावर इतनी दे दो कि उसको ऐसी करने की नौबत ही ना आए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर थे जो कि चाहते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि अभी अभी हमें पार्टीशन मिला है, मतलब सॉरी हमारे अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली है और हमारा पार्टीशन भी हुआ है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि कल को कोई भी लड़ाई वगैरह हो, फॉरेन इन्वेजन हो तो हमारी कंट्री को संभाल सके सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो इसके सपोर्टर थे नेहरू, बाल कृष्णा शर्मा, वो ये बोलते हैं कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर देनी चाहिए। अंबेडकर भी सपोर्ट करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत जितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। और गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ पर बोलते हैं, मतलब अंबेडकर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जितना आपने 1935 के एक्ट में बनाया था उससे भी ज़्यादा। और गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ पर बोलते हैं कि सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है उतना बनाओ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि कैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पर बाद में क्या होता है, 3 लिस्ट बनाई जाती हैं। देखो बाद में क्या डिसीजन लिया जाता है, ये बोला जाता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा बट ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और 3 लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन, स्टेट एंड कंक्यूरेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट में स्टेट और कंक्यूरेंट में दोनों मिलके। बाद में जो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो कि किसी में भी इंक्लूड नहीं है, रेजिडरी पावर, रेजिडरी सब्जेक्ट्स, वो हमने यूनियन को दे दिए, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट डिबेट का टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस लैंग्वेज को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। सो ये टॉपिक भी बहुत इंटेंसली डिबेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पर होता क्या है, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदी है उसको हर कोई अच्छे से समझ लेता है और मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी को हमें एक तरीके से बनाना चाहिए, हिंदी को हिंदुस्तानी की, मतलब हिंदुस्तान इंडिया की नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी जो है वो मिक्सचर है हिंदी और उर्दू का, हर कोई इसको समझ सकता है प्रॉपर तरीके से, ये यूनाइट कर देगा हिंदू मुस्लिम को, आइडियल लैंग्वेज है ये, अच्छे से हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं इससे यूनाइट हो जाएंगे, उनको एक तरीके से यूनाइट करने वाली ये लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इसको अपोज किया जाता है। सो पहले इसको फेवर करेंगे कौन, यहाँ पर आर.वी. धुलेकर। सो आर.वी. धुलेकर अपना व्यू देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो यहाँ पर ये बोलते हैं, जो कि एक तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं यूपी से ये बिलोंग करते थे, वो ये बोलते हैं कि हाँ हमें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बना रहे हैं उसमें जो हम लैंग्वेज लिखेंगे वो हिंदी होनी चाहिए और हम बाद में हिंदी को ये एक तरीके से अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, है ना।
उसके एक तरीके से वो फेवर में थे। और उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जो यहाँ पर हिंदी है उसको एक तरीके से हमें ऑफिशियल नहीं नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से ये बोला जाता है कि और जो भी यहाँ पर प्रोविंसेस होंगे ना, उनको एक तरीके से उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो दे दी जाएगी कि आप एक लैंग्वेज रख लो जिनमें आप जिस लैंग्वेज में आप अपने ऑफिशियल वर्क को करोगे। और जो पूरे इंडिया की लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, नेशनल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर वो चाहते थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज बने। सो महात्मा गांधी जी एंड आर.वी. धुलेकर वर दी सपोर्टर्स ऑफ हिंदी एंड दे वांटेड हिंदी टू बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बट अगेन यहाँ पर अपोजिशन होगा। सो श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से यहाँ पर बोलती हैं, मद्रास को ये बिलोंग करती थी, प्रेजेंट यहाँ पर तमिलनाडु। सो यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, हिंदी के लिए साउथ में अपोजिशन बहुत ज़्यादा है। सो सदर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं उसमें अगर हम देखें तो हिंदी को लेकर अपोजिशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी एक तरीके से तमिल, कन्नड़, इन तेलुगु, ये सभी जो लैंग्वेज है उन पे फोकस करते हैं, वो उनकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। तो उन्हें क्या करना होगा, अपने पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा अगर हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। उन्हें जो स्कूल हैं और क्लासेस हैं वो हिंदी में कंडक्ट करनी होंगी, अपने ऑफिसर जो हैं उनको समझाना होगा हिंदी में, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क होगा वो जो कि पहले बहुत पहले से ही लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर चला आ रहा है उसको हिंदी में करना होगा। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होगी लोगों को। मेरी बात को आप समझो। तो यहाँ पर अपनी दलील दी जा रही है किसके द्वारा, श्रीमती जी दुर्गाबाई के द्वारा, कि साउथ में अपोजिशन बहुत ज़्यादा है और हिंदी को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। सो यहाँ पर क्या होता है, दोनों मुद्दों को देखा जाता है और अंत में ये तय किया जाता है कि ठीक है, कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। जी हाँ, बहुत लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राइट। सो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, 8th शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को 22 जो कि प्रेजेंट डे 22 लैंग्वेज है, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, जिसमें प्रेजेंट डे हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, इस पॉइंट को आप याद रखना। सो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया, तो महात्मा गांधी जी वाला पॉइंट ऑफ व्यू आप मेंशन कर देना, क्यों वो चाहते थे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना। दूसरा यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आर.वी. धुलेकर साहब की, कि इन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया हिंदी को। और फिर इसके अपोजिशन में श्रीमती जी दुर्गाबाई, इन्होंने क्या बोला हिंदी के अगेंस्ट में, राइट, कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। सो हमने अपना जो पूरा रिवीजन है वो कर लिया। जिस किसी ने वीडियो को लास्ट तक देखा है नीचे डन लिख देना कि मैंने कंप्लीट रिवीजन डन कर लिया, क्योंकि लास्ट तक वीडियो के पहुंचना भी अपने आप में बड़ी बात है।